एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। 10 अक्टूबर की मॉर्निंग शिफ्ट के 40 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच गए थे। उससे आगे का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम देखते हैं। जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूं। एसएससी जेई 2022 में मैं सेलेक्टेड हूं। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8वीं रैंक है और गेट का एग्ज़ाम 3 बार मैंने अच्छे नंबरों से क्लियर किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। एसएससी जेई 2023 में 8वीं रैंक आई हुई थी। तो दोस्तों अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बम्बू इज कॉमनली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कैफोल्डिंग ब्रिजेज एंड स्ट्रक्चर ड्यू टू इट्स। जो बम्बू होता है यानी कि बांस होता है, इस टाइप से कुछ होता है, पतली सी लकड़ी टाइप से, उसको हम स्कैफोल्डिंग में यूज करते हैं। ब्रिजेज और स्ट्रक्चर में किस वजह से यूज करते हैं? उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फाइबर कंटेंट होता है। तो फाइबर यानी कि जो रेशेदार होता है, तो हाँ इसके अंदर इस टाइप से फाइबर टाइप से होता है लेंथ के अलोंग। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। बम्बू की इलास्टिसिटी अच्छी होती है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़िया होती है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट थे। दोस्तों ये मैं आपको स्कैफोल्डिंग दिखा देता हूँ। ये फ्रेम टाइप से होता है। जब बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा होती है तो बिल्डिंग को पेंट करने के लिए और आउटर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, प्लास्टर वगैरह करने के लिए, तो हम स्कैफोल्डिंग का यूज़ करते हैं। इस टाइप से कुछ स्कैफोल्डिंग होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ये पाइप टाइप से दिख रहे हैं, इसकी जगह हम बम्बू का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन हमसे इसी बारे में था। 42 नंबर क्वेश्चन, सून बिफोर द पासिंग ऑफ द एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड नीरी हैज़ कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ प्रिवेलिंग एयर पोल्यूशन इन 9 मेजर सिटी। 1981 के अंदर एयर पोल्यूशन का कोई एक्ट बना था। उस एक्ट को बनाने से पहले इंडिया के अंदर 9 शहरों के अंदर कोई हमने सर्वे किया था। तो किस शहर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, जो सल्फर डाइऑक्साइड की टॉलरेबल वैल्यू है 80 माइक्रोन पर मीटर क्यूब, इससे ज़्यादा आई थी। तो बहुत बड़ा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो यह कोई भी इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता था मैं आपको, लेकिन इसका जैसे सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ, तो कलकत्ता शहर इसका आंसर है। कोलकाता के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट सबसे ज़्यादा मिला था, जो 1981 के अंदर जो ये सर्वे हुआ था। इस क्वेश्चन में आप क्या याद कर सकते हैं? इस क्वेश्चन के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड की टॉलरेबल वैल्यू दी हुई है 80 माइक्रोन पर मीटर क्यूब, ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन से याद करके जानी है, क्योंकि अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो इस वैल्यू से क्वेश्चन पूछ सकता है। 80 माइक्रोन पर मीटर क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट, ये टॉलरेबल लिमिट है। 43 नंबर क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इन ए लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड हाफ ऑफ द विड्थ ऑन द अदर साइड। तो ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दोस्तों जो सेंटर लाइन मेथड वाला क्वेश्चन है, एस्टिमेटिंग वैल्यूएशन से लगभग हर साल ये वाला क्वेश्चन आता है। जैसे ये 2214 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हो, सेंटर लाइन की लेंथ इसमें निकालनी थी। ये 146 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से। तो सेंटर लाइन मेथड का ही क्वेश्चन था ये भी। सेंटर लाइन मेथड के अंदर दोस्तों क्या होता है, जैसे कि ये कोई बिल्डिंग है, तो इसके अंदर एक तो लॉन्ग वॉल होती है, एक शॉर्ट वॉल होती है। तो मान लो सेंटर टू सेंटर ये है, जो ये मैं डॉटेड के अंदर दिखा रहा हूँ, सेंटर टू सेंटर ये है। तो जो इसकी लॉन्ग वाली वॉल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि सेंटर टू सेंटर जो इसका लेंथ है, प्लस जो इस दीवार की आधी थिकनेस ये है और ये आधी दीवार इस तरफ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल लॉन्ग वॉल की लेंथ आ जाएगी। तो वही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी वॉल, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो ये वाला डिस्टेंस है, प्लस हाफ दी विड्थ ऑन इच साइड, जो हाफ विड्थ है ये वाली दोनों तरफ, तो ये लॉन्ग वॉल की लेंथ होती है। शॉर्ट वॉल में क्या कर देंगे, शॉर्ट वॉल के अंदर माइनस कर देते हैं हम। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, लगभग हर साल आता है ये क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन, Which of the following assumption is not valid in the case of design of axially loaded compression member in the steel design? जो एक्सली लोडेड स्टील का मेंबर होता है, एक्सली लोडेड स्टील का मेंबर कौन सा होगा? जैसे कि कंप्रेशन मेंबर हो गया, ये कंप्रेशन मेंबर ये क्वेश्चन में पूछा हुआ। तो स्टील डिज़ाइन के अंदर इसके अंदर कौन सा एजम्पशन गलत है, नॉट वैलिड है? तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, सेकेंडरी स्ट्रेसेस आर नेग्लेक्टेड। तो जो सेकेंडरी स्ट्रेस होती हैं उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है। सेकंड नंबर ऑप्शन,
द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज्यूम टू बी वेरी। तो वेरी का मतलब चेंज होने वाला, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वेरी नहीं करता, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट रहता है। और इसने गलत चीज़ बुझी हुई थी, कौन सी गलत है, तो ये वाली इसने गलत दिया हुआ है। थर्ड नंबर ऑप्शन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक बात है। आइडियल कॉलम इज एज्यूम टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट विद नो क्रूकनेस, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जो आइडियल कॉलम है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, उसमें कोई टेढ़ापन वगैरह या क्रैक वगैरह नहीं रहेंगी। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। 45 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एक्टिंग ऑन द गिवन सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर विच इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी 20 किलो न्यूटन पर मीटर ऑन द लेफ्ट हाफ स्पैन। तो इसके अंदर आपको सपोर्ट के ऊपर यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे कितना रिएक्शन लग रहा है वो बताना था आपको। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम आसानी से कर सकते हैं। सोम के अंदर ये वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आए हुए हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, कितनी लेंथ पे, 3 मीटर पे, यानी 6 का आधा 3 मीटर पे लग रहा है। तो 20 × 3 टोटल लोड कितना होगा, टोटल लोड हो गया 60 किलो न्यूटन। और इसका सेंटर कहाँ है, ये बिल्कुल इसके एग्जैक्ट बीच में लगेगा, यहाँ पे। ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये 3 मीटर के भी हाफ पे लग रहा है, यानी कि 1.5 मीटर पे। जो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए से 1.5 मीटर पे 60 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो ए के ऊपर जो रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा, जो टोटल लोड है मल्टीप्लाई बाय ए से लोड कितनी दूर लग रहा है 1.5, ये कितना है 1.5 और ये कितना है 4.5। तो जो दूर वाला पार्ट है 60 × 4.5 डिवाइड बाई टोटल लेंथ कितनी है इसकी 6, तो ये हो गया 10। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है ए के ऊपर 45 किलो न्यूटन, एक ही ऑप्शन के अंदर है 3 नंबर ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। और सिमिलरली अगर हमें बी के ऊपर निकालना होता तो 60 × 1.5 डिवाइड बाई 6। सोम का बेसिक क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन, 2 लीटर ऑफ एन ऑयल वेट 16 न्यूटन, कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल, कंसिडर द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 998 kg पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किसके बराबर होती है, डेंसिटी ऑफ, यानी जिस भी फ्लूइड की हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इस वाले क्वेश्चन में ऑयल की हमारे पास डेंसिटी नहीं दी हुई, तो हमें उसकी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। और इस क्वेश्चन में मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, आप चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन बिल्कुल पास पास में हैं और डेसिमल के अंदर हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को आप आखिरी में अटैम्प्ट कर सकते हैं, या फिर इसको अटैम्प्ट करना रहने भी दे सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। तो दोस्तों इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकालते हैं। डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब इसका जो वेट दिया हुआ है 16 न्यूटन, 16 न्यूटन वेट है, इसको हम 9.81 से डिवाइड कर लेंगे तो ये केजी के अंदर आ जाएगा। करीब करीब 2 किलो वजन दे रखा है ऑयल का, और वॉल्यूम कितनी है 2 लीटर, केजी पर लीटर के अंदर है ये। और वाटर की डेंसिटी हमें दी हुई है 998 kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं, तो यहाँ 0.998। ये चीज़ आपको कैलकुलेटर में आप कर सकते हो। तो इसको हम करेंगे 16 डिवाइड बाई 9.81 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 0.998, तो 0.817। तो उसके अंदर ये सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा ठीक बैठ रहा है, लेकिन बिना कैलकुलेटर के ये करना मुश्किल था। अगर पेपर में आपको आखिरी में टाइम बचता है तब ये करना था। और जो ये 998 है इसको आपको 1 मान सकते हो आप अप्रोक्सीमेटली, ताकि आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। लेकिन फिर भी इसको आप 2 8 जा कर देते, 8 डिवाइड बाय 9.81 थोड़ी सी मुश्किल आती है करने में, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ये आखिरी में करना था क्वेश्चन, और छोड़ भी सकते हो इसको आप। 47 नंबर क्वेश्चन, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द सोयल अटेन। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो मॉइस्चर कंटेंट होता है जिसपे सोयल की मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है हमें। सोयल वाले चैप्टर के अंदर हम प्रोक्टर के टेस्ट पढ़ते हैं, जो
कॉम्पैक्शन वाला चैप्टर होता है, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो मॉइस्चर कंटेंट होता है जिस पे सोयल को मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है। ये हम गामा ड्राई मैक्सिमम निकालते हैं। तो ये भी इजी वाला क्वेश्चन था। तो कुछ इजी क्वेश्चन आएंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर ए रेक्टेंगुलर नोच ऑफ लेंथ 1 मीटर व्हेन द कांस्टेंट हेड ओवर द नोच इज 100 mm, टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.60 एंड √2g की वैल्यू इसमें 4.43 दी हुई है। तो दोस्तों जो रेक्टेंगुलर नोच या वियर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज का वो होता है 2/3 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज √2g LH की पावर 3/2। और जो ट्रायंगुलर नोच या वियर होता है उसका फॉर्मूला होता है 8/15 √2g tan θ/2 h की पावर 5/2। इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेक्टेंगुलर नोच दिया बूझा हुआ है उसका डिस्चार्ज, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं 2/3 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज √2g LH की पावर 3/2। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखिए किस में दिए हुए हैं, लीटर पर सेकंड के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि हमें CGS सिस्टम को फॉलो करना है, यानी सारी यूनिट हम सेंटीमीटर के अंदर लिखेंगे। इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.60 हमें दिया हुआ है, √2g की वैल्यू हमें दी हुई है, और लेंथ इसकी कितनी है 1 मीटर, लेंथ इसकी 1 मीटर दी हुई है। और जो हम यहाँ हाइट रखेंगे इसकी नोच के ऊपर हाइट कितनी है 100 mm की। इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट या गलत होने वाली चीज़ ये हाइट वाली थी, हाइट हमें रखेंगे 10 सेंटीमीटर 10 की पावर 3/2। और ये चीज़ आप बिना कैलकुलेटर के नहीं कर सकते थे, तो ये मैंने आपको बता दिया है सोल्व कैसे होगा, लेकिन बिना कैलकुलेटर के पेपर में आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से नहीं कर सकते थे। जब आप इसको कैलकुलेटर में 10 की पावर 3/2 पुट करोगे तो इसका आंसर 56.8 लीटर पर सेकंड आ जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन, पिकनोमीटर वायर मैश बकेट एंड वाटर आर यूज टू कैलकुलेट विच कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। तो जो पिकनोमीटर होता है, वायर मैश बकेट यानी कि जालीदार बकेट होती है, और वाटर होता है, वो हम कोर्स एग्रीगेट की कौन सी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका दोस्तों मैं आपको अपैरेटस दिखा देता हूँ, कॉलेज में आपने ये टेस्ट किया होगा ज़रूर। दोस्तों जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट का टेस्ट होता है उसके लिए आप देख सकते हो, कोर्स एग्रीगेट लेते हैं, उसको पानी के अंदर भिगोते हैं, फिर टॉवल से पूछते हैं उसको हम, एक बार तो एयर के अंदर यानी हवा के अंदर उसका वजन कर लेते हैं, एक बार पानी के अंदर डुबो के उसका वजन कर लेते हैं। ये आपका अपैरेटस दिख रहा होगा, ये वायर मैश बकेट यानी जालीदार, ये जालीदार वो होती है ये। अगर कॉलेज में या डिप्लोमा में आपने ये टेस्ट किया होगा तो आपको ये ध्यान आ रहा होगा। टेस्ट ऑफ एग्रीगेट के अंदर भी हम नॉर्मली इसको थोड़ा कम पढ़ते हैं इस वाले टेस्ट को। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा इस टेस्ट का। तो दोस्तों पिकनोमीटर, वायर मैश यानी जालीदार बकेट और पानी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट निकालने के लिए हम यूज करते हैं। अगर आपको ये टेस्ट वैसे नहीं पता था स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए तो एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक तो है इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट के अंदर आपको पता है 38 सेंटीमीटर के आसपास हाइट से एक हैमर होता है, उसको हम 15 टाइम हिट करवाते हैं एग्रीगेट के ऊपर। जो क्रश वाला टेस्ट होता है उसके अंदर भी हम लोड लगाते हैं, एग्रीगेट को क्रश करवाते हैं। एट्रीशन के अंदर उसकी हार्डनेस निकालने के लिए टेस्ट होता है, लॉस एंजलिस टेस्ट वगैरह हम करते हैं। तो इन तीनों को एलिमिनेट कर देते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला टेस्ट ही बच जाता है। ये आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। साइड फेस रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ए बीम व्हेन द डेप्थ ऑफ द वेब एक्सीडेड दी। तो दोस्तों साइड फेस रीइंफोर्समेंट, जैसे हमारी कोई बीम है उसके यहाँ साइड में जो रीइंफोर्समेंट होती है ये हम कब प्रोवाइड करेंगे, जब बीम की जो डेप्थ होती है 750 mm से एक्सीड हो जाती है। और ये हम दूसरे केस में भी प्रोवाइड करेंगे अगर इसकी जो डेप्थ है 450 mm से एक्सीड कर जाए और इसके ऊपर टॉर्जन भी लग रहा हो, तो उस वाले केस में भी हमें साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जो साइड फेस रीइंफोर्समेंट होती है जो ये साइड में हम प्रोवाइड करते हैं, और इसकी वैल्यू 0.1% ऑफ दी वेब एरिया के बराबर होती है।
ये वाला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन में ही गिनेंगे इसको। 51 नंबर क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सोयल वाज फर्स्ट स्टडी बाय द डार्सी। तो जो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सोयल होता है, जैसे कोई सोयल है, इसके थ्रू जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, पानी बह के जा रहा है, तो सबसे पहले डार्सी ने बताया था। डार्सी ने हमें फॉर्मूला भी दिया था, क्यू इज इक्वल टू KIA। जो परमिएबिलिटी वाला चैप्टर है, सीपेज वाला चैप्टर है, वाटर ये सोयल मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बिल्कुल डार्सी लॉ हम पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक और आसान वाले क्वेश्चन में गिनेंगे इसको। 52 नंबर क्वेश्चन, इफ ए पर्सन स्टडी अबाउट ए फ्लूइड विच इज इट रेस्ट द स्टडी इज कॉल्ड। तो दोस्तों जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम 3 डेफिनेशन देखते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग का पार्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का। फ्लूइड स्टैटिक होता है एक, तो यानी स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, जब पानी रुका हुआ है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स शब्द से ही आपको पता चल रहा है पानी बहने लग रहा है, पानी चलने लग रहा है, तो उसको हम काइनेमेटिक्स बोलेंगे। लेकिन जो काइनेमेटिक्स होता है उसके अंदर प्रेशर फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते। डायनामिक के अंदर क्या होता है, अगर हमने प्रेशर फोर्स को भी कंसीडर कर लिया तो वो फ्लूइड डायनामिक्स हो जाता है। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है फ्लूइड का, उसी के अंदर हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा फ्लूइड एट रेस्ट, तो फ्लूइड एट रेस्ट फ्लूइड स्टैटिक, यानी फ्लूइड रुका हुआ है। 53 नंबर क्वेश्चन, एज पर IS 456 द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन द लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार इंटेंशन फॉर M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज। तो दोस्तों जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू होती है प्लेन बार यानी कि ऐसे बार जिनके ऊपर बिल्कुल प्लेन है, कोई लाइनिंग सी नहीं बनी हुई है। साइड में डायग्राम अगर आप देख पा रहे हो तो M20 के लिए लिमिट स्टेट मेथड में 1.2 वैल्यू होती है बॉन्ड स्ट्रेस की, M30 में 1.5 एंड M40 में 1.9। जो डिफॉर्म बार होते हैं उसके अंदर हम इस वैल्यू को 60% से इंक्रीज कर देते हैं। अगर कंप्रेशन के अंदर बार है तो 25% से और इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन अगर इपोक्सी कोटेड जो हरे रंग का सरिया होता है उसके ऊपर इपोक्सी लगी हुई होती है, तो जो 80% ही वैल्यू को हम लेते हैं। ये 80% इंक्रीज नहीं कर रहे, अगर 100 है तो इसके अंदर हम केवल 80 ही उसकी स्ट्रेंथ को मान के चल रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन में जो इसकी बॉन्ड स्ट्रेस है M40 की पूछी हुई है, M40 की 1.9, M40 की हो जाएगी 1.9 न्यूटन पर mm²। हर बार पेपर में 1 या 2 बार तो इस जो कंक्रीट के टेबल हैं उनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन होते हैं, नंबर होते हैं ये। तो 54 नंबर क्वेश्चन, शियर रेजिस्टेंस ऑफ ए सोयल कैन एट्रीब्यूटेड टू। जो सोयल की शियर के अंदर रेजिस्टेंस होती है वो किस वजह से होती है, तो वो कोएजन की वजह से और फ्रिक्शन दोनों की वजह से होती है। कोएजन तो क्या होता है, जैसे सोयल के ये पार्टिकल हैं, इनका आपस में जो अट्रैक्शन होता है प्लस माइनस करके जो अट्रैक्शन है, तो वो तो हो गया कोएजन। और फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे इस टाइप से एक पार्टिकल है, इस टाइप से दूसरा पार्टिकल है, तो एक दूसरे की आपस में मोशन थोड़ी ना होने देंगे। मान लीजिए इधर जाना चाहता है, ये इधर, तो आपस में इंटरलॉकिंग सी कर लेते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से भी और जो कोएजन होता है इनके ऊपर उसकी वजह से भी, दोनों की वजह से सोयल का शियर स्ट्रेंथ मिलती है हमें। तो इसका बोथ कोएजन एंड फ्रिक्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट मेथड इज बेसिकली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट मेथड किस चीज़ के लिए यूज होता है। ऑप्शन है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, रोड मिक्स डिज़ाइन, मिक्स डिज़ाइन विद पल्वराइज फ्लाई एश, और मिक्स डिज़ाइन विद GGBFS यानी कि ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो दोस्तों ये वाला मेथड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो कभी आया नहीं है, ना ये पढ़ा हुआ है, तो ये ना होने वाला क्वेश्चन था। लेकिन इसका सॉल्यूशन अब हम देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट मेथड जो होता है इन चारों के लिए यूज होता है, ऑल ऑफ दी 4। 56 नंबर क्वेश्चन, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप दिया हुआ है जिसके इम्पेलर का डाया 125 mm है और वो 10 हॉर्स पावर की पावर ट्रांसमिट कर रहा है। अगर इम्पेलर का डाया 250 mm चेंज हो जाता है तो पावर ट्रांसमिटेड बाय द पंप कितनी होगी। तो दोस्तों जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसके अंदर जो पावर ट्रांसमिटेड होती है वो डाया के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फर्स्ट वाले केस में पावर कितनी है 10 हॉर्स पावर की, और सेकंड वाले क्वेश्चन पार्ट में पावर बतानी है। पहले इसका डाया कितना था 125 mm, अब इसका डाया हो गया है
250 mm इस सोल का स्क्वायर, ये 125 टू जा तो 2 का स्क्वायर 4, 10 4 जा 40, तो पावर हमारी आ जाएगी 40 हॉर्स पावर। ये वाला क्वेश्चन भी पर्सनली मुझे डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि ये हम नॉर्मली SSC JEE के लिए इस टाइप का क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते। तो ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप पेपर में नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। 57 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर कॉम्पैक्टिंग द सबग्रेड बाय सुटेबल मेथड द टेस्ट टू एंश्योर दैट द डिजायरेबल कॉम्पैक्शन हैज़ बीन अचीव्ड इज। तो जो सबग्रेड होती है उसको हमने रोड रोलर से कॉम्पैक्ट कर दिया, तो हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि भाई इस सोयल की सबग्रेड अच्छे से कॉम्पैक्ट हो गई। तो उसके लिए हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। वे टेस्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो मॉइस्चर कंटेंट का टेस्ट होता है, एक फील्ड डेंसिटी का टेस्ट होता है। अगर जो इसकी फील्ड की डेंसिटी गामा ड्राई मैक्सिमम की 95% के आसपास आ जाती है तो अच्छी बात है, अच्छे से कॉम्पैक्ट हो चुका है। और मॉइस्चर कंटेंट इसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बराबर होना चाहिए। तो ये दो टेस्ट हम करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारी सोयल है अच्छे से कॉम्पैक्ट हो चुकी है। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते थे, सोयल मैकेनिक्स के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, इन द केस ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रेडिएशन। तो दोस्तों रिमोट सेंसिंग दे दी है, SSC JEE के लिए हम रिमोट सेंसिंग नहीं पढ़ते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको रिमोट सेंसिंग के अंदर बता देता हूँ क्या होता है। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है और हम एक सैटेलाइट छोड़ देते हैं, वो सैटेलाइट अर्थ के ऊपर रोटेट करता रहता है और टाइम टू टाइम जो ग्राउंड सरफेस होता है उसकी इमेज वो कैप्चर कर लेता है रेडिएशंस वगैरह की हेल्प से, या तो सनलाइट की हेल्प से, या फिर जो हमारा ये सैटेलाइट है ये कोई रेडिएशन वगैरह छोड़ता है जिसकी वजह से ग्राउंड की ये इमेज कैप्चर कर लेता है। इससे हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है कि भाई ग्राउंड वाटर टेबल मॉनिटर कर सकते हैं हम, क्रॉप पैटर्न को वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसी टाइप की चीज़ों के लिए हम रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। अब इसने पूछा हुआ था विच नॉट इफेक्ट दी प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। तो जो ये रेडिएशन है जो सनलाइट से मान लो या फिर इस सैटेलाइट से टकरा कर ये मेजर कर रहा है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो वो रफनेस के ऊपर डिपेंड करेगी, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करेगी, एंगल ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है। तो इन तीनों के ऊपर वो डिपेंड करती है और नोट ही इसने हमसे पूछा हुआ था। ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कम चांस थे आप इसे नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम इस चीज़ को पढ़ते ही नहीं है, तो होता कैसे ये वाला क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन द लेवलिंग। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो मेथड हम यूज़ करते हैं लेवलिंग में, उसके अंदर इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है। इनकरेक्ट को इसने हाईलाइट भी किया हुआ है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नेवर चेंज आफ्टर रिकॉर्डिंग द बैक साइड। तो जब हम बैक साइड को रिकॉर्ड करते हैं, बैक साइड रिकॉर्ड करने के बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कभी भी चेंज नहीं होता। तो क्या यह ठीक बात है या गलत बात है? जैसे कि हम इस ग्राउंड पे सर्वे कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यहाँ हमने बैक साइड ले ली, यहाँ हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमने यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड ली, ये हमने फोर साइड ली, फिर हमने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे फिक्स कर दिया और यहाँ हमने बैक साइड भी ली और यहाँ से हमने फोर साइड ली थी। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस वाले केस में और इस वाले केस में तो अलग अलग होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पढ़िए, वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नेवर चेंज व्हाइल रिकॉर्डिंग दी फोर साइड। तो फोर साइड को रिकॉर्ड करने के दौरान पहले और दूसरे का आप डिफरेंस समझिए। पहले में तो है आफ्टर रिकॉर्डिंग दी बैक साइड, पहले में क्या कह रहा है, आफ्टर रिकॉर्डिंग, यानी कि बैक साइड रिकॉर्ड करने के बाद कभी भी चेंज नहीं होती, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड में कह रहा है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नेवर चेंज व्हाइल रिकॉर्डिंग दी फोर साइड। तो फोर साइड को रिकॉर्ड करने के दौरान हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है। तो दोस्तों ये चेंज नहीं होता, बस ये छोटा सा डिफरेंस था इसमें। इसमें तो है आफ्टर रिकॉर्ड और इसमें है व्हाइल रिकॉर्ड। आफ्टर यानी कि बाद में, व्हाइल रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने के दौरान। तो रिकॉर्ड करने के दौरान चेंज नहीं होता, आफ्टर हो सकता है।
तो इसमें यही डिफरेंस था बस। थर्ड नंबर ऑप्शन पढ़िए, वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नेवर चेंज वेल रिकॉर्डिंग द इंटरमीडिएट साइड। तो इससे हमने इसको नोट किया, इसको नोट किया, इसको नोट किया, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना चेंज हो रहा है, वेल रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, तो ये भी ठीक बात है, ये भी ठीक बात है। फोर्थ नंबर ऑप्शन, वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जनरली चेंज बिफोर रिकॉर्डिंग दी बैक साइड। तो बैक साइड रिकॉर्ड करने से पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाती है, तो बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे जैसे हमने बैक साइड जब हम इसके ऊपर लेंगे तो इंस्ट्रूमेंट को उठा के हम यहाँ से यहाँ लेके आए, तो ये ठीक बात है। इसके अंदर आपको जो इंग्लिश का डिफरेंस है आफ्टर रिकॉर्डिंग और व्हाइल रिकॉर्डिंग, इस चीज़ को थोड़ा समझना है। और वैसे सर्वे का क्वेश्चन था, इजीली लैंग्वेज समझ के आप कर सकते थे। 60 नंबर क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज MV इज गिवन बाय। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज MV, इसका फॉर्मूला इसने पूछा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, जो सोयल मैकेनिक्स होता है उसके अंदर हम कंप्रेशन इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी AV के बारे में पढ़ते हैं। AV का फॉर्मूला होता है डेल्टा E डिवाइड बाई डेल्टा सिग्मा। उसके अलावा हम सोयल मैकेनिक्स में कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है AV डिवाइड बाई 1 प्लस E0, यानी कि डेल्टा E डिवाइड बाई 1 प्लस E0 इंटू डेल्टा सिग्मा। क्वेश्चन में बस हमसे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी MV का फॉर्मूला हमसे पूछा हुआ था। अगली बार ये AV का या फिर EC का फॉर्मूला पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी होती है डेल्टा E डिवाइड बाई डेल्टा सिग्मा इंटू 1 प्लस E0। ये आप देख सकते हैं 4 नंबर ऑप्शन, ये होता है डेल्टा E डिवाइड बाई डेल्टा सिग्मा 1 प्लस E0। यही चीज़ इसमें से बुझी हुई है, कोफिशिएंट वॉल्यूम चेंज। ये वाला क्वेश्चन आप इजीली फॉर्मूले से कर सकते थे। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। एक बार हम फटाफट ये देख लेते हैं 20 क्वेश्चन में से डिफ़िकल्ट कितने थे। एक क्वेश्चन 58, ये दूसरा क्वेश्चन 3, चार, 5। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। इन 20 में से 5 क्वेश्चन ऐसे थे, अगर आप इनमें से इन 5 क्वेश्चन को नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस 20 में से आपका स्कोर 14 एक बढ़िया स्कोर है इन 20 में से। अगर आपका भी स्कोर 20 में से 14 है तो आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन अगर आपका स्कोर 14 से कम है, आज हमने जो 20 क्वेश्चन किए हैं, तो आप अपनी तैयारी को नए सिरे से एनालाइज कीजिए और देखिए कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, किस क्वेश्चन में गलती हुई है। आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को जो आपके फ्रेंड हैं SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए अगर आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है। थैंक यू फ्रेंड, ऐसे ही हम पूरा सॉल्यूशन इसका करेंगे। थैंक यू।